हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टैटिक्स का टॉपिक मीडियन बताने जा रहे हैं। ठीक है, मीडियन हमने कल इसके पहले वाले दिन पढ़ाया गया था। उसमें हमने आपको इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन बताया था। इंडिविजुअल सीरीज में हमने आपको क्या बताया था? इंडिविजुअल सीरीज में हमने आपको बताया था कि केवल एक कॉलम दिया रहता है, उस कॉलम का मीडियन निकालना होता है। तो जब एक कॉलम दिया रहता है तो हम सबसे पहले उसको अरेंज करते हैं। अब अरेंज में हमने आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं। व्यवस्थित करने के बाद हम उसमें पदों की संख्या को काउंट करते हैं। पदों की संख्या इवन है या ऑड है। इवन होगी तब भी n+1/2 फार्मूला लगेगा, ऑड होगी तब भी n+1/2 लगेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि इवन रहता है 10 है तो 10+1/2 11/2 5.5। तो जब 5.5 पद की वैल्यू आपको मालूम करना है तो 5.5 तो आपका पता नहीं रहता। एक हल्का सा एग्जाम्पल लेके हम आज आपको फिर से बता दे रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन आप देख लीजिए। x ये क्वेश्चन है, ये एक कॉलम में है, यानी इस इंडिविजुअल सीरीज एक कॉलम में दिया है, अर्थात इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है और हमें मीन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, अर्थात आरोही क्रम। 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। यनों की संख्या को गिन लेते हैं, n बराबर 6, ये इवन है। अब जब n बराबर 6 आ गया तो वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? m इक्वल n+1/2 टर्म ऑफ वैल्यू, n+1/2 टर्म ऑफ वैल्यू, इतने पद का मान। तो 6+1/2 बराबर 3.5 टर्म ऑफ वैल्यू, यानी 3.5वें पद का मान। अब हम लोग यही मेन देखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन 3.5 गिनने में नहीं आता है, वहां पे आया हमारा 3.5, बट हमने ये देखा कि 3.5 तो यहां है नहीं, 3 है और 3 के बाद 4 है। तब इस स्थिति में हम लोग क्या करते, अगर यहाँ पे डायरेक्ट 3 होता कि तीसरे पद का मान, तो 1 2 3 तीसरे पद का मान कितना हो जाता? 4 हो जाता। ठीक है, लेकिन अब ये पॉइंट में फंस गया, तो अब ये हमें पता होना चाहिए, जो 3.5 आया, ये 3.5 कहां पे आता है? 3 और 4 के बीच में आता है। तो तीसरे और चौथे के जस्ट बीच में आता है, तो तीसरा पद और चौथा पद जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5वां पद मालूम हो जाएगा हमें। श्योर है? तो 3.5 टर्म ऑफ वैल्यू का मतलब हो गया। अब आप यहां पे लिख सकते हैं थर्ड टर्म की वैल्यू प्लस फोर्थ टर्म की वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो अब आपका मीडियन क्या आ जाएगा? तीसरे टर्म की वैल्यू कितनी है? 1 2 3। तो यहां हमने देखा तीसरे टर्म की वैल्यू 4 है,
और चौथे टर्म की वैल्यू 1 2 3 4, चौथे भी टर्म की वैल्यू 4 है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8/2 इक्वल 4, दैट इज मीडियन। तो ये हमने आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताया गया था और ये इंडिविजुअल सीरीज में आपका मीडियन हो गया, ठीक है ना। अब हम आपको इसी के आगे ले चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज अर्थात खंडित श्रेणी। उसमें क्या होता है, उसमें 2 पद दिए रहते हैं, एक पद x का होता है और एक पद उसी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी का दिया रहता है। लेकिन यहां पे सबसे मेन बात आपको क्या ध्यान देना है कि चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यू सीरीज हो, सभी को हमें किसमें बनाना है, क्रम से रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्रम में रखेंगे, असेंडिंग में भी रख सकते हैं आप, डिसेंडिंग में, बट असेंडिंग में रखेंगे तो उसके लिए फार्मूला अलग प्रयोग करना पड़ेगा और डिसेंडिंग में रखेंगे तो उसके लिए फार्मूला अलग से प्रयोग करना पड़ेगा। बट आंसर आएगा, दोनों में एक ही आएगा, लेकिन क्रम में रखना ही अनिवार्य है और चाहे किसी क्रम में रख लिया। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि क्रम में रखना अनिवार्य, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे डिस्क्रीट हो और चाहे कंटिन्यूअस हो। तो इसी तरह से अब हम लोग डिस्क्रीट का एक सवाल देख लेते हैं, फिर कंटिन्यूअस में आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट में क्या लिखा है, x और f, x और f लिखा है। हमने यहां पे देखा कि x जो है हमारा क्रम में नहीं है, तो आइए x अब देखिए x को पहले क्रम में रख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 2, फिर 3, फिर 5, 7, 8, 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये x आ गया। तो जब x आ गया तो ये डिस्क्रीट है, यहां f है। लेकिन क्या f के जो पहले से लिखा पूरा सेम उतार देंगे, नहीं। यदि हमने x को क्रम से रखा तो x के जो रिलेटिव f है वो भी उन्हीं के सामने पुनः अपनी जगह पे उठ के आ जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, ये नहीं कि हमने x को कन्वर्ट कर दिया और f को अपनी जगह छोड़ के उतारा, ऐसा नहीं होता। जो x है उसी से रिलेटिव f अपनी जगह पे आ जाएंगे। x 2 है, 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 3 की वैल्यू 2 है, 5 की वैल्यू 3 है, 7 की वैल्यू 0, 8 की वैल्यू 4 और 10 की वैल्यू 6। ये हो गया। तो इतना आप क्लियर समझ गए कि जब डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिया गया हो और x और f दिए गए हो तो x को हमें अरेंज कर देना पड़ता है, और जब हम x को अरेंज करते हैं तो x के साथ साथ f जो है, जो जिसका फ्रीक्वेंसी है वो उसी जगह उसी के सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऑटोमेटिक मतलब यहां पे हमें अपने आप कर देना पड़ेगा। अब x और f है, x f के द्वारा अब हमें यहां पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, CF। हमने आपको CF का फुल फॉर्म बताया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत इजी है, आप अच्छे से समझ लीजिए। संचयी बारंबारता हिंदी में हम कह सकते हैं संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता, यदि यहां पे ये 1 दिया है तो 1 का 1 रहेगा, जो शुरू में दिया है f वही CF बन जाएगा, 1 का 1। और ये जो दूसरा f है ये इसमें ऊपर वाले से हमेशा क्या होता है, प्लस होता जाता है। तो ये 2 और ये 1, ये क्या हो गए, 3। अब ये 3 और ये 3 क्या हो गए, 6। ये 0 और ये 6 क्या हो गए, 6। ये 4 और ये 6
10, 10 और ये 6, 16। तो ये हमारा CF तैयार हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या कहा, पहला जो F है उसका पहला ही आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 का F क्या होगा, तो ये 2 और ये CF, जस्ट ऊपर वाला CF जोड़ते जाते हैं, तो 2 और 1 3, ये 3 और ये 3 6, ये 0 और ये 6 6, 4 6 10, 6 10 60। क्लियर हो गया। हमने आपको कहा था कि CF की जांच भी कर लीजिए कि आपका CF सही है कि नहीं सही है। तो यहां लास्ट में CF 16 आया, तो F को टोटल कर लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 6 16 सिग्मा F, ये दोनों एक होने चाहिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि CF में आपने कहीं मिस्टेक नहीं की है। वही क्वेश्चन, m बराबर n+1/2 टर्म ऑफ वैल्यू, स्मॉल m से अभी डिनोट किए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मीडियन नहीं है, ये स्मॉल m है। स्मॉल m का मतलब n+1 टर्म ऑफ द वैल्यू आपका आ गया। अब जब यहाँ पे n+1/2 आ गया, तो यहाँ पे क्या दिया है, 16, 16 + 1/2 टर्म ऑफ वैल्यू, यानी 16 1 17/2 बराबर 8.5 टर्म ऑफ वैल्यू। तो यहां पे हमने देखा कि 8.5 क्या दिया है, 8.5 टर्म ऑफ वैल्यू। तो इंडिविजुअल में तो बहुत आसान था कि 1 2 3 4 5 गिन लिए, और अगर इस तरह 8.5 आया तो 8वां पद और 9वां पद को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया तो बीच का निकल आया। लेकिन यहां पे क्या करते हैं, इस 8.5 को CF के पास ले जाते हैं। ये 8.5 क्या 1 के अंदर है, नहीं, 3 के अंदर है, नहीं, 6 के अंदर है, नहीं, इस 6 में है, नहीं, किसके अंतर्गत है, 10 के अंतर्गत है। ऊपर से ही देखते हैं, नीचे से नहीं देखते। तो 8.5 टर्म ऑफ वैल्यू किसमें मिलेगी, इस 10 में मिलेगी। इसी के सामने आ जाइए, ये F हो गया इसका और ये X हो गया। सो दैट इज मीडियन बराबर, ध्यान दीजिए, 8.5 टर्म ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले ये जो आ गया, इसको लेके हम कहा जाएंगे, CF में जाएंगे, और CF में जाने के बाद इसको देखते हैं कि ये किस घर में आता है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें आएगा, ऊपर से ही देखेंगे। तो किसमें मिला हमको, 10। अब 10 की वैल्यू जो 10 CF है, ये किस घर का मेंबर है, तो हमने ये देखा कि ये 8, हमेशा आंसर X में पाया जाता है, F में नहीं पाया जाता। तो 10 के सामने X क्या है, 8। सो मीडियन इज दी 8, दैट इज आंसर। यही आपका आंसर कहलाया। तो क्लियर हो गया। कल भी आपको बताया गया था, कल मतलब नेक्स्ट डे, और आज फिर आपको बता दिया गया। अब हम लोग इसी तरह से कंटिन्यूअस पे चलते हैं। अब क्या करना है हमको, कंटिन्यूअस का क्वेश्चन देखना है। आइए,
ये कंटिन्यूअस का सवाल आ गया। यहां पे हमने देखा कि x और f, यहां भी दो कॉलम दिए गए, एक कॉलम x का है और एक कॉलम f का है। तो हमने देखा कि जो x का कॉलम दिया है तो x का कॉलम किस में दिया गया है, ग्रुपिंग में दिया गया है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब इसके साथ साथ आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप हमने आपको मीन भी पढ़ाया था। मीन जब पढ़ाया गया था उसमें भी आपको ये बताया था जब कंटिन्यूअस सीरीज आएगा तो उसमें ग्रुपिंग सिस्टम आता है। यहाँ भी कंटिन्यूअस सीरीज आया, इसमें भी ग्रुपिंग सिस्टम आ गया और एफ दे दिया गया। ठीक है, तो वहां पे मीन में अलग सिस्टम था, बट यहाँ पे एक सिस्टम तो सबसे पहले आप ये ध्यान देना है कि अगर क्रम में नहीं है तो x को क्रम में करेंगे, और जब x क्रम में हो जाएगा तो x के सामने वाला f की वैल्यू उसी तरह से हम पुनः लिख लेंगे। सेम f नहीं लिखा जाएगा, जो वैल्यू जिसकी थी वो वैल्यू उसके सामने देख के हम लिखेंगे। ये f परिवर्तन इस तरह से होगा, यानी x को हम क्रम में करेंगे और x क्रम में करने के बाद उसके वैल्यू जो पुरानी f थी जिनकी उसको उसी क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। बात क्लियर हो गई। बट यहां पे जो हमने सवाल आपको दिया है एक्सएफ, यहां ऑलरेडी परिवर्तन है, यहां हमें करना नहीं है, ये ऑलरेडी देख रहे हैं आप क्रम से है। लेकिन हम आपको एक बता दे रहे हैं फिर से, अगर क्रम में न हुआ तो एक्स एफ 0 to 10, 10 to 20, 40 to 50, 20 to 30, 30 to 40, 2, 5, 3, 4, 2, ये है। अब यहां हमने देखा कि x का जो कॉलम दिया गया है ये क्रम से नहीं है, x का जो कॉलम दिया गया है वो क्रम से नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको क्रम में करना पड़ेगा। अरेंज कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं हम लोग। x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो हमने देखा कि x को हमने क्या कर दिया, क्रम से कर दिया। अब f आइए, तो कहने का मतलब कि x यदि हमने क्रम से किया, x को हमने क्या किया, फॉर्मेट कर दिया, और यानी अर्थात उसको हमने अरेंज ऑर्डर में लिख दिया। तो ये नहीं कि f जो है वही उतार देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको। यहां पे हमने x परिवर्तन कर दिया, ठीक है। इसके बाद f जो है 0 से 10 में पुराना क्या है, 2 है, तो 0 से 10 का f कितना रहेगा, 2 रहेगा। रहेगा वही, लेकिन उस व्यक्ति का जो पहले था वही रहेगा, तो उसको उसी क्रम में ढूंढ के हमें लिख देना है। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 2 पहले थी, तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी आज भी 2 ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, तो 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी यहां भी कितनी आएगी, 5। बट इसके आगे यहां 40 से 50 की लिखा है, यहां 3 लिखा है, लेकिन हमारा क्रम जो है वो किसका आया, 20 से 30 का आया। तो 20 से 30 कहां है, यहां, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 4। तो 20 से 30 और इसकी फ्रीक्वेंसी पुरानी 4 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 ही रहेगी, ये समझना है। फिर 30 से 40 की पुरानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो 30 से 40 की पुरानी फ्रीक्वेंसी यहां भी कितनी आएगी, 2, ठीक है ना। अब देखिए ये यहां लिखा है, लेकिन जब क्रम से सजाया तो यहां पे आ गया, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, इसका जो पुरानी फ्रीक्वेंसी है आएगी वही। 40 से 50,
40 से 50 यहाँ पे है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। दैट क्लियर हो गया, यही मेन चीज है और ये हमने आपको बताया, इसके पहले भी बताया और यहां भी बताया। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने, तो यहां पे ऑलरेडी क्रम से दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो है हमने लिखा क्रम से। हम ऐसा भी लिख सकते थे लेकिन नहीं, हम ऐसा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसको हम अलग से आपको फिर से एक बार बताना चाहे। अब इसको एक नया सवाल इस तरह से भी बता दे रहे हैं कि अगर x और f दिया है तो इसको अगर ये क्रम से है तो हमें क्रम से बदलने की जरूरत नहीं है। तो 2 कॉलम जब दिए गए हैं तो तीसरा कॉलम यहाँ पे हमें अपने आप CF प्रिपेयर करना पड़ता है। इसको आप CF प्रिपेयर कर लीजिए। तो CF प्रिपेयर करने के लिए जैसे अभी डिस्क्रीट सीरीज में बताया वैसे यहाँ भी कर लीजिए। सबसे पहले 3 का 3 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 5 का क्या होगा, ये 5 इसमें जाके प्लस हो जाएगा तो 5 3 8, फिर 2 का तो 2 इसमें जाके प्लस हो जाएगा तो 8 2 10, 7 का 10 7 17, 3 का 17 3 20। वेरी गुड। इस तरह से अगर आप सीख लेंगे तो क्या क्या दिक्कत है, मतलब जो पहला है फ्रीक्वेंसी वो सेम वही CF बन जाएगा। दूसरे फ्रीक्वेंसी को CF ज्ञात करने के लिए दूसरी फ्रीक्वेंसी और प्लस पहला CF प्लस कर देंगे। इसी तरह से तीसरी फ्रीक्वेंसी का फाइंड करना है CF, तो तीसरी को दूसरे CF से प्लस कर देंगे से। आइए अब ये सही है कि नहीं है, इसके लिए आपको काउंट कर लीजिए। 5 3 8 2 10 17 3 20, सिग्मा F बराबर 20। तो हमने देखा कि दोनों एक हो गए, तो इसका मतलब हमारा ये CF सही बना है, कहीं हमने जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं की है। इतना क्लियर हो गया। बस क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। छोटा सा क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं यहां से। अभी तक आपको यहां थोड़ा सा दिमाग यहां देना पड़ेगा। स्मॉल m, अभी तक हम जो स्मॉल m पढ़ते आए, इंडिविजुअल में n+1/2 पढ़े, डिस्क्रीट में भी n+1/2 पढ़ा हमने, बट यहां पे कॉन्टिन्यूअस में आपको याद करना पड़ेगा हल्का सा कि n+1/2 नहीं पढ़ेंगे, n/2 पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। हमने कहा कि अभी तक आप इंडिविजुअल में पढ़े स्मॉल m के लिए n+1/2, डिस्क्रीट के लिए पढ़े n+1/2, बट कॉन्टिन्यूअस में n+1 नहीं बोलेंगे, n+1/2 की जगह पे ओनली n/2। तो स्मॉल m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, n/2 टर्म ऑफ वैल्यू। क्लियर। n कितना है, n का मतलब यही CF का लास्ट होता है, यानी अर्थात f का जोड़ होता है। n पदों की संख्या को बोलते हैं, और पदों की संख्या अगर इंडिविजुअल है तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिन लेते हैं, तो उसको हम पदों की संख्या बोलते हैं। बट यहां पे क्या है, यहां पे n का मतलब होता है टोटल f। n मीन्स टोटल f। क्लियर हो गया। तो टोटल f कितना आया हमारा 20, तो 20/2 अर्थात 10th वैल्यू। ये स्मॉल m हो गया। स्मॉल m ने क्या बताया कि 10वां पद, स्मॉल m ने क्या बोला, 10th टर्म ऑफ द वैल्यू, 10वें पद का मान। 10 आंसर नहीं बोल रहा, वो बताता है कि ये लोकेशन है, वो केवल लोकेशन बताता है। जो स्मॉल m है वो आंसर नहीं देता, वो आंसर के लिए आंसर के पास आपको पहुंचा देता है कि उस घर में चले जाइए, आपको जिस व्यक्ति से मिलना है वो व्यक्ति उस घर में मिलेगा। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। ये जो घर शब्द है ये आपको समझना पड़ेगा, अभी हम आपको समझाएंगे। तो ये स्मॉल m
ये 10th टर्म ऑफ द वैल्यू आ गई। अब जब 10th टर्म ऑफ द वैल्यू आ गई यहां पे, तो आइए अब इसको देखिए कि इसका घर कौन सा है। क्या 3 है इसका घर? 8 है? 10 है? हाँ 10 है। यहां पे बात समझिएगा, कहने का मतलब ये जो इसका आपको 10th टर्म ऑफ द वैल्यू आ गया, तो यहां पे हमने ये देखा कि अब इसको हम लेके हम कहा जा रहे हैं, सीएफ के पास जा रहे हैं। और जब हम सीएफ के पास चले गए तो हमने देखा 3 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 8 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 10 में आ रहा है, हाँ आ रहा है, 17 है और 20 है। क्लियर हो गया? अब हम आपको इस सवाल को 2 कंडीशन में लेके चलते हैं। एक तो हमने ये जो 10 टर्म है, 10वें टर्म की वैल्यू है, इसको कहां ले रहे हैं? हम इसमें ले रहे हैं, यहां पे 10th टर्म की वैल्यू हम कहां पे ले रहे हैं? यहां पे ले रहे हैं। अब जब हम 10th टर्म की वैल्यू यहां पे ले रहे हैं, तो देखिए मीडियन का अब यहां पे आया x 20 डेश 30, यानी 20 से लेके 30 के अंदर अंदर आपका आंसर प्राप्त होगा। जो ये घर हमको बताया गया कि आप ये वाला घर है, तो जब हम इस घर के पास चले गए, 10वें टर्म की वैल्यू 10वां टर्म हमको यहां मिला, तो जब हम इसके पास आए तो इसने हमको इशारा कर दिया कि भैया यहां से सीधे ही आपको जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है, राइट लेफ्ट नहीं करना है, सीधे जाना है। और सीधे चले गए हम तो कहां पहुंचे? 22 30। जब हम 22 30 में पहुंच गए तो वहां पे हमने देखा ये तो बड़ा है, यहां तो 10 आदमी हैं, 20 21 22 20 पॉइंट 10 से कहीं ज्यादा भी है इस घर में, लेकिन हमें तो केवल एक व्यक्ति से मतलब है। तो उस व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे अहम बात यहां पे यही है। आप हमारी बात समझ गए? हमने क्या कहा कि जो 10वें घर के पास हमको ये स्मॉल एम ने पहुंचाया, तो जब हम 10वें घर के पास गए और बेल खटखटा दी, तो उसने हमसे कहा कि अब आप सीधे जाना है, आपको राइट और लेफ्ट नहीं मुड़ना है। हम सीधे चले गए तो हम रुके कहां पे? एक तो यफ मिला, तो उसने बताया था कि एक यफ का व्यक्ति मिलेगा, वहां पे आपको नहीं रुकना है, आपको उसके और आगे जाना है और एक्स के सामने रुकना है। सो हम एक्स के सामने आ गए, 22 30 आए। यहां देखा तो यहां तो बहुत लोग हैं, लेकिन हमें तो एक ही व्यक्ति की तलाश है। तो उस व्यक्ति को पहचानने के लिए अब एक स्पेशल फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, और उस फार्मूले के द्वारा ही उस व्यक्ति की नक्शा हम पहचान लेंगे कि इस में से वो व्यक्ति कौन सा है, अर्थात वो आंसर कौन सा है। तो स्मॉल एम अब यहां पे डिनोट करते हैं मीडियन। मीडियन बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में M माइनस। देखिए यहां पे कितनी चीजें आ गई, सारी चीजें उसी से रिलेटिव है। ये इतना हमने क्यों किया? अरे भैया, अब जहां 100 की संख्या में आदमी खड़े हैं और हमें केवल एक आदमी की तलाश है और उस आदमी को हमें पहचानना है, तो थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा। तो उसी कष्ट के लिए ये फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब सबको पहचानते हैं। L1 का मतलब होता है लोवेस्ट टर्म और L2 का मतलब होता है अपर। L1 मतलब लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट। लेकिन किसके? ये जहां पे हम पहुंचे हैं, ये तो L1 20 है, यहां पे सारी चीज लिख लीजिए। L1 20,
L2 30, F कितना 2, ध्यान दीजिए L1 L2, L1 20, L2 30, F कितना 2। अब स्मॉल एम की बात बोल रहा है, स्मॉल एम कितना 10, ये जो आया ये क्या है स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम कितना आया 10। सी को समझिए, सी मतलब क्यूमुलेटिव। अब सी एफ नहीं लिख रहे हैं, केवल सी से डिनोट कर रहे हैं, तो सी का मतलब क्यूमुलेटिव। लेकिन कौन सी क्यूमुलेटिव, तो बस ये इतना याद रखिए, ये जिस घर के द्वारा हम वहां पहुंचे हैं उससे पहले वाला घर, ये सी कहलाएगा। जस्ट इसके ऊपर इस सीएफ के जहां से हमने चलना चालू किया, इसके जस्ट ऊपर के पार्ट को हम सी से डिनोट करते हैं। अगर यहां पे 8 होता तो इसका सी 3 होता, अगर 3 होता तो इसका सी क्या होता, कुछ है उसके ऊपर कुछ नहीं है तो उसका सी 0 होता। ये हम आगे न जाके अभी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये चीजें जानकारी अभाव रहती हैं, व्यक्ति को नहीं मालूम रहता। क्वेश्चन अचानक ऐसा आ गया कि पहली ही लाइन में हमें पहला ही घर मिल गया, तो उसके लिए सी कहां मिलेगा, तो हमने बताया कि जहां पे हमें घर की तलाश होती है उसके ऊपर सी होता है, तो जब ऊपर कोई कॉलम नहीं तो सी की वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो अब आइए इसमें वैल्यू रख देते हैं, यहां पे सी की वैल्यू कितनी है 8, तो सी की वैल्यू 8 रखिए और यहां पे सॉल्व कर दीजिए। L1 20, L2 माइनस L1 30 माइनस 20 10, F कितना 2, M कितना 10, C कितना 8। 20 प्लस 5, 2 से 10 को काट दिया गया 5, 10 में 8 घटा दिया गया 2, 20 प्लस 10 इक्वल 30। यहां पे अब आप देखिए, अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, यहां पे मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे मीडियन की वैल्यू हमारी 30 आ गई, जो कि हम समझ सकते हैं कि मीडियन की वैल्यू 30 आ गई, और 30 जो है हमारा 20 to 30 में नहीं आएगा। मीडियन की वैल्यू 20 to 30 है, यानी इसी घर में आना चाहिए। सपोज दैट, अब इसको आप छोड़िए, ये यहां तक इसको ही करिए, इसमें जितने डाउट्स हैं हम आपको सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बस अभी तो आपने ये एक फॉर्म था, फॉर्मल जिसको हम कह सकते हैं, किससे आपको परिचय कराया, अभी इसके सवाल और इसके जड़ हमने आपको नहीं बताया, लेकिन हल्का हल्का बताते जा रहे हैं, आप हल्का हल्का टच करिए। कहने का मतलब कि यहां पे सपोज दैट 30 आया, ठीक है, लेकिन ये जो 20 to 30 है, तो इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 20 to 30 का मतलब 20 से चालू होगा, 30 से हल्का सा कम होगा, बट एग्जैक्ट 30 जो है वो इस घर का सदस्य नहीं कहलाएगा, वो 30 नीचे आएगा। वो 30 कहां आएगा, नीचे के क्लास में आएगा। जैसे हमने आपको इसके पहले बताया 10 से 20 और 20 से 30, एग्जैक्ट 20 है, तो 20 किस में आएगा, क्या इस घर में आएगा, नहीं, 20 इस घर में नहीं आएगा। 20 कहां आएगा, 20 इस घर में आएगा। 20 to 30 एंड वाले में वो व्यक्ति नहीं आता है, वो बिगिनिंग वाले में आता है। 20 करेक्ट जहां खत्म हुआ तो वहां पे वो ना आके जहां से 20 चालू हुआ वहां पे वो आ जाएगा। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई।
तो कहने का मेरा मतलब है कि अभी आज आपने एक्स पढ़ा, एफ पढ़ा, इसका सीएफ बनाना पढ़ लिया। एक्स और एफ को सीएफ बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि सीएफ में यहाँ पे n+1/2 का यूज ना करके n/2 का यूज करते हैं, और जब n/2 का यूज करते हैं तो ये देखते हैं कि किस घर में है, उसके जस्ट सामने सीधे हम चले जाते हैं। बट घर की पहचान करना और घर को व्यवस्थित क्रम से रखना, ये सबसे अहम बात है। तो आज के लिए आपका इतना ही रहा। अब एग्जैक्ट कैसे आप घर पहचानेंगे, करेक्ट घर में अगर आपको आंसर नहीं मिला तो उसके लिए क्या करेंगे, कभी कभी क्या हो जाता है, ये तो सवाल है, हम लाइफ में भी एक ही तरह के दो व्यक्ति हमें कभी कभी दिख जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये व्यक्ति वही है कि ये वो वाला व्यक्ति है। हम बार बार देखे हैं सब कुछ है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है जब सेम चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। तो उसी तरह यहां भी होता है, सवाल हमने हल किया, सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आंसर जो आ गया तो आंसर ये बता देता है, मन में डाउट कर देता है कि नहीं, ये इस घर का मेंबर नहीं है, अर्थात ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कत हो गई। तो उसके लिए हमें फिर अलग मार्ग ढूंढना पड़ता है, किसके लिए, एग्जैक्ट आंसर प्राप्त करने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा चालते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।